Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले हमारे प्रीवियस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में से कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। क्वेश्चन 17 पे हम पहुंचे थे कल, तो क्वेश्चन 17 रीड किया आपने? कह रहे मिस्टर वाहिद हैज एक्वायर्ड 3 million ordinary shares of We Limited, a listed company, whose paid up share capital consists of 20 million ordinary share of rupees 10 each. Election of directors of the company has recently been concluded. Mr. Wahid, being confident of holding a sufficient number of shares to be elected as director, has requested the management to arrange a fresh election. उसने रिक्वेस्ट किया मैनेजमेंट से कि फ्रेश इलेक्शन जो है एंगेज किया कंडक्ट किया जाए। Based on the provisions contained in the company that 2017 explain whether and under what conditions a fresh election of the directors may be held. पहले बताइए whether क्या फ्रेश इलेक्शन की ऑप्शन दी गई है कंपनीज एक्ट में? बिल्कुल दी। और कंडीशंस क्या है? अंडर व्हाट कंडीशंस? रिक्वायर्ड शेयर होल्डिंग एक्वायर की गई हो प्रेस, जो कि जरूरी है डायरेक्टर बनने के लिए, प्लस कंपनी को नोटिस दिया गया हो और कंपनी ने कितने दिनों में प्रोसीड करना है? 30 डेज। इसमें कोई इशू 17 में कंडीशन सिंपल पूछी है उसने। जी नहीं, ये कभी भी हो सकता है। ये जो फ्रेश इलेक्शन है ये कैजुअल वैकेंसी नहीं होती, ठीक है? फ्रेश इलेक्शन का कैजुअल वैकेंसी से ताल्लुक नहीं, वो दूसरा कंसेप्ट है। कैजुअल वैकेंसी वैसे भी सिर्फ एक डायरेक्टर के केस में हो सकती है। इंडिविजुअल डायरेक्टर की डेथ से डिस्क्वालिफिकेशन होगी। फ्रेश इलेक्शन का मतलब है सारे का सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही फारिग हो गए, ठीक है? फ्रेश इलेक्शन में सारे के सारे इलेक्शन दोबारा होगा। हालांकि बनना एक बंदा चाह रहा है, ठीक है, लेकिन सारे का सारा इलेक्शन दोबारा होगा, सारे डायरेक्टर जो हैं दोबारा इलेक्ट होंगे। जी बिल्कुल। क्वेश्चन 18, is there any minimum or maximum restriction on number of directors of a private or public limited company? जी, रिस्ट्रिक्शन है कोई मिनिमम की? क्या रिस्ट्रिक्शन है? सिंगल मेंबर कंपनी 1, अदर प्राइवेट कंपनीज 2, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी 3, लिस्टेड कंपनी 7। क्या मैक्सिमम की रिस्ट्रिक्शन है कोई? लॉ में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कंपनीज एक्ट में मैक्सिमम की। कैन ए बॉडी कॉर्पोरेट भी अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी? नहीं, बॉडी कॉर्पोरेट हमने पढ़ा था इनएलिजिबल है, नेचुरल पर्सन होना चाहिए डायरेक्टर बनने के लिए। अच्छा, यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन यूं होता, कैन ए बॉडी कॉर्पोरेट बी ए मेंबर ऑफ ए कंपनी, फिर हमारा आंसर यस होता। जी हाँ, नहीं तो वो भी डायरेक्टर तो नहीं, नॉमिनेट डायरेक्टर भी नेचुरल पर्सन होते हैं। नॉमिनेट डायरेक्टर को अपॉइंट फेडरल गवर्नमेंट या जो क्रेडिटर्स वगैरह होते हैं वो करते हैं, लेकिन वो इटसेल्फ नेचुरल पर्सन होते हैं। और उनको अपॉइंट करने का मकसद पीछे यही होता है, क्योंकि जो फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या बॉडी कॉर्पोरेट है, खुद तो डायरेक्टर नहीं बन सकते। सी हाउ आर द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी एंड देयर नंबर डिटरमिन्ड? जी, कैसे फर्स्ट डायरेक्टर और उनके नंबर डिटरमिन किए जाते हैं? सब्सक्राइबर करते हैं। फर्स्ट डायरेक्टर सब्सक्राइबर डिसाइड करते हैं नंबर कितने होंगे, और उनके उसके तादाद को जो इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें मेंशन करते हैं। क्या जो सब्सक्राइबर्स ने नंबर ऑफ डायरेक्टर डिसाइड किए, जिन लोगों को डायरेक्टर डिसाइड किया, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई वो लोग डायरेक्टर बन गए? ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। क्या उस तादाद को इंक्रीज किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है? जनरल मीटिंग की अप्रूवल से। और मीटिंग से कितने दिन पहले अप्रूवल लेना जरूरी है? नहीं, ये कंसेप्ट नहीं था। फर्स्ट के केस में ये कंसेप्ट नहीं है। फर्स्ट डायरेक्टर के अगर आपने नंबर ऑफ डायरेक्टर को इंक्रीज करना है, उसमें डेज की कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है? सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट के केस में अगर चेंज करना चाहते हैं नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को मेंबर, तो उसमें वो डेज उन्होंने दिए। कितने डेज थे? कितने डेज थे?
21 या 14 डेज जी 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 जी। वो नॉर्मली जो सब्सक्राइबर्स होते हैं उन्हीं में से कुछ लोग मेंबर्स होते हैं, ठीक है। जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे सब जब देखे मेंबर कौन है, जो उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स पे साइन कर रहे हैं, तो बेसिकली जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो सारे के सारे मेंबर्स ही हैं। बेसिकली तो मेंबर्स ही डिसाइड कर रहे हैं फर्स्ट डायरेक्टर के बारे में भी, लेकिन वो लॉ ने प्रोविजन इसलिए रखी कि बाद में हो सकता है उनका इरादा बदल जाए कि यार डायरेक्टर ज्यादा होने चाहिए, तो वो तादाद भी इंक्रीज कर सकते हैं। लॉ ने प्रोविजन बेसिकली बैक एंड पे बंदे तो वही होंगे, जो सब्सक्राइबर है वही बाद में मेंबर बनते हैं। इसका प्रोसीजर नहीं बताया हुआ लॉ ने। देखिए लॉ में बहुत सी जगहों पे एक चीज मैं आपको भी बता दूं, एक होता है लॉ, एक होता है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस। हम पढ़ रहे हैं लॉ, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस नहीं पढ़ रहे, वो आप शायद सीफैब लेवल पे जाके कुछ पढ़ेंगे प्रोसीजर, लेकिन नॉर्मली हम लॉज के ऊपर फोकस करते हैं कि लॉ ने कहा है किस चीज की इजाजत है किसकी नहीं है। प्रोसीजर्स हमारे सिलेबस में नॉर्मली नहीं होते अनलेस के कोई बहुत अहम चीज हो, जैसे इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, इसका प्रोसीजर उसने बताया, लेकिन बाकी हमें लीगल प्रोविजंस तो बताता है कि ये पॉसिबल है ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है तो उसको करना कैसे है, ये नॉर्मली प्रोसीजर हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उनके ऊपर बेहतर होता है कि हम ना सोचें। जो प्रोसीजर हमारे जहन में होंगे, जो प्रोसीजर हमारे सिलेबस में होंगे वो हम रीड करेंगे, ठीक है। लेकिन बाकी जहां पे हमें कंपनीज एक्ट में या हमारे बुक में सिलेबस में उन्होंने प्रोसीजर को इंक्लूड नहीं किया, तो वो हमें सोचने की जरूरत नहीं। और कोई क्वेश्चन? चलिए डी, हाउ डू द डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी रिटायर? डायरेक्टर कैसे रिटायर होते हैं? जब उनका टेन्योर पूरा हो जाए। टेन्योर क्या होता है? 3 साल। और किस कंपनी के केस में टेन्योर 3 साल से कम हो सकता है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। जी जी देखिए, हाउ डू द डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी रिटायर का क्वेश्चन है, क्या इसमें फर्स्ट डायरेक्टर वाली बात लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं फर्स्ट डायरेक्टर वाली बात, कि फर्स्ट डायरेक्टर जो हैं वो रिटायर होंगे हमारे फर्स्ट एजीएम में, और सब्सिक्वेंट डायरेक्टर जो हैं उनका टेन्योर होता है 3 इयर्स और वो 3 साल के बाद रिटायर होता है। ई, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स? When and how is the number of first and subsequent directors fixed? Procedure for election of directors, ये तो क्लियर है, आपको प्रोसीजर लिख देंगे। स्टेप्स पता है ना क्या? सबसे पहले क्या करते हैं? नंबर ऑफ डायरेक्टर फिक्स करते हैं, नोटिस सेंड करते हैं, कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, फिर इसके बाद नोटिस पब्लिश किया जाता है कैंडिडेट्स की लिस्ट। फिर अगर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं जो पॉइंट करने हैं कैंडिडेट्स उनसे कम या उसके इक्वल हो, अनअपोज इलेक्ट हो जाते हैं। और अगर नंबर ज्यादा हैं, कैंडिडेट ज्यादा हो गए, इलेक्शन होगा पोलिंग के जरिए से, उसमें वो कैलकुलेशन क्लियर है आपको, ठीक है। और फिर विद इन 15 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट रजिस्ट्रार को हमने कंसर्ट सबमिट करवाने हैं। फिर कह रहा है व्हेन एंड हाउ इज द नंबर ऑफ फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स फिक्स्ड? व्हेन एंड हाउ। व्हेन, फर्स्ट डायरेक्टर्स के नंबर कब फिक्स किए जाते हैं? एट टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जो सब्सक्राइबर है वो डिसाइड करते हैं फर्स्ट डायरेक्टर के नंबर, और सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स के नंबर सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स के नंबर पूछ, अपॉइंटमेंट की बात नहीं कर रहा, नंबर कैसे? हाँ जी बिल्कुल, 35 डेज बिफोर रेलिवेंट जनरल मीटिंग एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं। जी बिल्कुल। क्वेश्चन 19, इन व्हाट डिफरेंट मैनर्स डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी कैन बी अपॉइंटेड? सिर्फ मुझे बता दीजिए मैनर्स, आगे डिटेल नहीं पूछ रहा। क्या क्या बताएंगे इसमें? कैसे अपॉइंटमेंट हो सकती है? फर्स्ट डायरेक्टर, कैजुअल वैकेंसी, सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट, और
नॉमिनी डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट, फर्स्ट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट, सब्सिक्वेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट, कैजुअल वैकेंसी की अपॉइंटमेंट, नॉमिनी डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट। ये डिफरेंट मैनर्स है, इसके अलावा और तो कोई नहीं है ना। नेक्स्ट केस स्टडीज आ गई। क्वेश्चन 20 कह रहे हैं मैसेज मूनलाइट लिमिटेड इज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिस्टेड ऑन कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज। लिस्टेड कंपनी है। आपको पता है टाइप ऑफ कंपनी हमारी केस स्टडी में अहम होता है, टाइप ऑफ कंपनी। द इलेक्शन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ एमएल वाज हेल्ड ऑन जून 30, 2014। 30 जून को इलेक्शन हुआ, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ शेयर होल्डिंग 25% ऑफ वोटिंग पावर डिसाइडेड ऑन अगस्त 28, 2014 टू चैलेंज द इलेक्शन ऑन द ग्राउंड दैट वोटिंग वाज नॉट कैरिड आउट प्रॉपरली। Required, can the above shareholder challenge the election? Elaborate your answer by stating legal provisions. Legal provisions तो लिख देंगे हम कि क्या इलेक्शन को चैलेंज किया जा सकता है। पहले लीगल प्रोविजन का मतलब होता है कि इस केस स्टडी को छोड़ के जो कंसेप्ट है वो रिप्रोड्यूस कर दो। कि हम लिखेंगे बिल्कुल इलेक्शन जो है वो इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर चैलेंज हो सकता है। कंडीशंस क्या हैं? 10% और मोर वोटिंग पावर विद इन 30 डेज, कोर्ट के पास जाए और प्रूव कर दे कोई इरेगुलरिटी है। ये शायद 3, 3.5, 4 नंबर जो है उसने लीगल प्रोविजन के दिए होंगे। अब बताइए इस केस में क्या शेयर होल्डर चैलेंज कर सकते हैं इलेक्शन? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? 30 डेज गुजर चुके हैं। शाबाश। 30 जून को अपॉइंटमेंट हुई थी, उन्हें 30 जुलाई तक चैलेंज करना चाहिए था। अब तो अगस्त आ गया, तो ये चैलेंज नहीं कर सकते। 20 क्लियर। 21 पे चलते हैं। Recently, the company secretary of Flash Sugar Mills Limited has received a letter from Ghalib, a shareholder whose holding in the company shares has increased to 14% during the year 2013, to seek appointment on ASML's board of directors. The company secretary has informed him that he cannot be admitted on the board till the next election become due. कंपनी सेक्रेटरी कह रहा है भैया जब तक अगला इलेक्शन नहीं आएगा आपको डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता, जबकि वो 14% शेयर्स आ गए हैं और उसने कहा मुझे भी डायरेक्टर बनाया जाए। अच्छा, इसने टाइप ऑफ कंपनी जो है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स नहीं बताए कितने, ठीक है, और टाइप ऑफ कंपनी नहीं बताया कि लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है। ये तो पता चल रहा है पब्लिक है, लिस्टेड है कि अनलिस्टेड ये नहीं बताया। तो अगर तो डायरेक्टर्स हैं फर्ज कीजिए 10-12 डायरेक्टर, फिर तो रिक्वायर्ड शेयर होल्डिंग इसकी हो जाती है, कैलकुलेशन करनी आती है ना। अगर कंपनी के डायरेक्टर्स हैं 10, कितने % शेयर होल्डिंग चाहिए होगी? 10% तकरीबन। ये हमारी रफ सी कैलकुलेशन है, लॉ ने परसेंटेज नहीं बताई, ना ही फार्मूला बताया, वो हमारी रफ कैलकुलेशन। तो उसी तरह अगर अनलिस्टेड कंपनी है ये, इसमें मिनिमम डायरेक्टर्स की तादाद 3 होती है, अगर 4-5 डायरेक्टर्स है तो फिर सफिशिएंट नहीं। बताना ये चाह रहा हूं क्या क्वेश्चन में क्लियरली हमें यह पता चल रहा है कि उसने रिक्वायर्ड शेयर होल्डिंग ऑब्टेन कर ली कि नहीं की? क्लियरली नहीं पता। इसका मतलब यह है कि जो उसको रिजेक्ट किया गया है मे भी सही किया गया हो, मे भी गलत किया गया हो। क्या हमें दोनों ऑप्शन डिस्कस करनी चाहिए कि कोई एक? दोनों ऑप्शन डिस्कस करने चाहिए। वो कह रहे हैं नॉट बीइंग सेटिस्फाइड विद द रिस्पांस, गालिब हैज आस्क्ड यू टू एडवाइस ऑन द अबव मैटर एंड एक्सप्लेन द कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल टू हिम अंडर द कंपनीज एक्ट 2017। हम लिखेंगे अगर तो उसके पास रिक्वायर्ड शेयर होल्डिंग नहीं है तो फिर कंपनी सेक्रेटरी ने सही किया रिफ्यूज करके, ठीक है, वो डायरेक्टर के लिए फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट करवाने की जरूरत नहीं। और दूसरी हेडिंग देंगे अगर उसने रिक्वायर्ड शेयर होल्डिंग ऑब्टेन कर ली है, इस सूरत में कंपनी को चाहिए था कि वो विद इन 30 डेज प्रोसीडिंग्स करते फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए। नहीं किया तो अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या है इसके पास? गालिब के पास कोर्स ऑफ एक्शन क्या कर सकता है? यानी कोर्ट नहीं, कमीशन को अप्लाई कर सकता है। ठीक है, कोर्ट तो सिर्फ हम उस केस में करवाते हैं जब हमने इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स जो है उसको इनवैलिड करार देना हो। कोर्ट उस वक्त जाते हैं जब हमने शेयर वेरिएशन इन शेयर होल्डर राइट्स जो है इसको इनवैलिड करार देना हो। कोर्ट उस वक्त जाते हैं जब हमने जनरल मीटिंग या उसकी प्रोसीडिंग्स को इनवैलिड करार देना हो। जहां जहां उसने हमें बताया कि कोर्ट जा सकते हैं, जिस केसेस में जा सकते हैं वहां क्लियरली बता रहा है, और जहां पे नहीं जा सकते वहां पे मेंशन उसने नहीं किया। अब हमने रजिस्ट्रार को सबमिट कराया डॉक्यूमेंट्स इन कॉर्पोरेशन के लिए, रजिस्ट्रार ने कहा कि नहीं
आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती। हमारे ख्याल में डॉक्यूमेंट सारे पूरे और बिल्कुल इन ऑर्डर है, रजिस्ट्रार ने रिफ्यूज कर दिया, कहाँ जाए हम? कोर्ट नहीं जाना, कमीशन के पास जाना है। वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि कमीशन का डिसीजन फुल एंड फाइनल होगा। ये लिखी हुई है ना लाइन। नेम के लिहाज से भी ये डिसाइड करना हो कि नाम जो है वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं, कंपनी को इनकॉर्पोरेट होना चाहिए कि नहीं, दोनों केसेस में लिखा हुआ है कमीशन का डिसीजन फाइनल होगा, कोर्ट नहीं जा सकते। तो जिन केसेस में आपको पढ़ाया गया आपने सिर्फ उन्हीं केसेस में कोर्ट को अप्लाई करना है, हर केस में कोर्ट में अप्लाई नहीं करना। जी 21 क्लियर जी। अब इसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। इस चैप्टर में से कोई कंसेप्ट आप पूछना चाहते हो पूछ लें जी। रिक्वायर्ड शेयर होल्डिंग, अच्छा देख, रिक्वायर्ड शेयर होल्डिंग लॉ ने मेंशन नहीं किया कि कितने % शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। ये मेंशन क्यों नहीं किया? फ्रेश इलेक्शन के लिए इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि ये कंपनी टू कंपनी वेरी करती है, ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं। किसी कंपनी के डायरेक्टर्स हो सकते हैं 7 हो, किसी कंपनी का डायरेक्टर्स हो सकता है 20 हो, ठीक है। तो 20 डायरेक्टर हैं तो इसका मतलब है डायरेक्टर बनने के लिए आपको शेयर होल्डिंग कम की जरूरत होगी, तकरीबन 5% के। इसीलिए लॉ ने उसको परसेंटेज को मेंशन नहीं किया, सिर्फ इतना कह दिया रिक्वायर्ड शेयर होल्डिंग। ये कंपनी के हिसाब से डायरेक्टर्स की तादाद के लिहाज से हम कैलकुलेट करते हैं। और कोई क्वेश्चन? कंपनी है नॉट शेयर कैपिटल, इसमें से मेंबर इलेक्ट करते हैं डायरेक्टर्स को। जी बिल्कुल, नहीं, हर कंपनी में मेंबर्स ही इलेक्ट करते हैं। जिस कंपनी का शेयर कैपिटल है उसमें भी मेंबर्स ही इलेक्ट कर रहे हैं। नंबर की बात कर रहा हूं सर, डायरेक्टर के नंबर। जी जी सर इनके हिसाब से अगर इनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर लिखा हुआ है कि डायरेक्टर ने करने हैं तो इसके से क्या करेंगे? डायरेक्ट आर्टिकल्स में ये लिखा हो कि डायरेक्टर्स ही डिसाइड करेंगे नेक्स्ट डायरेक्टर क्या? सर ये कंपनी, सर ये वाला जो पॉइंट है कि डायरेक्टर ऑफ कंपनी है नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, जी जी, जो हम मेंबर इलेक्ट कर रहे हैं जी जी, डायरेक्टर के। नहीं, आप गलत वर्ड के ऊपर फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे लाइन लिखी हुई है पेज 230 पे, प्रोसीजर फॉर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स फॉर ए कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। जो हमने प्रोसीजर पढ़ा वो तो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल था। इसमें वो फोकस कर रहे हैं इस चीज के ऊपर, डायरेक्टर शैल बी इलेक्टेड बाय मेंबर्स इन जनरल मीटिंग, ठीक है। नहीं, इसके ऊपर फोकस नहीं करना, फोकस करने वाला पॉइंट आगे है, इन द मैनर एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल्स। ये पहले वाली लाइन तो नॉर्मल कंपनी के लिए भी ऐसे ही होता है, वो डायरेक्टर्स ही इलेक्ट करते हैं। जिस कंपनी का शेयर कैपिटल होता है मेंबर्स ही इलेक्ट करते हैं। जिस कंपनी का शेयर कैपिटल होता है उसमें भी डायरेक्टर की इलेक्शन अपॉइंटमेंट मेंबर्स ही करेंगे। फर्क सिर्फ क्या है, जिस कंपनी का शेयर कैपिटल है और जिस कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं है, दोनों में फर्क क्या है? जिस कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं है वो कहते हैं उसका हम तरीका नहीं बता रहे, आप अपने आर्टिकल में खुद डिसाइड कर ले कि कैसे आपने अपॉइंट करना है उसको, क्योंकि वो पोलिंग के जरिए से तो नहीं हो सकता ना। पोलिंग की ऑप्शन तो सिर्फ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल के लिए होती है, और आपको पता है इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर जो है पोलिंग के जरिए से किए जाते हैं। जी और कोई क्वेश्चन? चलिए आज के कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। आज हम सिर्फ एक कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं, वेकेशन एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। वेकेशन एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, दो लफ्ज है, वेकेशन एंड रिमूवल। वेकेशन का मतलब क्या है? डायरेक्टर कोई ऐसा काम करे खुद से कि वो डायरेक्टर ना रहे, डायरेक्टरशिप से निकल जाए। डायरेक्टर अपने किसी एक्ट, अपने किसी हरकत की वजह से निकल गया डायरेक्टरशिप से, डायरेक्टर नहीं रहा, यह है वेकेशन का मतलब। रिमूवल का मतलब क्या है कि इसको दूसरों ने निकाला, डायरेक्टर खुद नहीं निकला, इसमें डायरेक्टर खुद निकल गया। और रिमूवल में क्या होता है? रिमूवल का लफ्ज हमें क्या शो करवा रहा है कि कुछ दूसरे लोगों ने इसको निकाल। अब जाहिर है कौन रिमूव कर सकता है? मेंबर्स रिमूव कर सकते हैं। तो वेकेशन में और रिमूवल में फर्क है, ये बात समझ आ गई? वेकेशन रिमूवल, रिमूवल में क्या है? दूसरे लोग डायरेक्टर को निकाल रहे हैं, और वेकेशन का मतलब
कि वो खुद। अच्छा जहन में रखिएगा, यहां पे एक डायरेक्टर को निकाला जा रहा है डायरेक्टरशिप से, सारे के सारे डायरेक्टर्स को नहीं निकाला जा रहा। अगर सारे के सारे डायरेक्टर्स को निकाला जा रहा होता तो फिर वो हमारा कंसेप्ट होता फ्रेश इलेक्शन वाला। ये इंडिविजुअल डायरेक्टर जो सही काम नहीं कर रहा, ठीक है, जो कंपनी के लैक ऑफ फिड्यूशरी बिहेवियर का केस है, तो यहां पे स्पेसिफिक डायरेक्टर्स को रिमूव किया जा रहा है और यहां पे उसके कुछ ऐसे एक्ट की वजह से वो डायरेक्टर नहीं रहा। वेकेशन और रिमूवल में फर्क समझ आ गया? आगे चलते हैं। वेकेशन में कहता है किन केसेस में ऑफिस विकेट होगा। ऑफिस विकेट होने का मतलब होता है ऑफिस खाली हो जाएगा, यानी वो बंदा अपनी कुर्सी पे नहीं रहेगा। मतलब क्या कहना चाह रहा है? खत्म हो जाए। कह रहा है पहला इनएलिजिबल, अगर वो इनएलिजिबल हो जाए, यानी हमने पढ़ा था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो याद है आपको? हाँ, कल भी पूछा था क्वेश्चन। तो बताइए एलिजिबिलिटी और इनएलिजिबिलिटी कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है? दोनों। अच्छा बताइए एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट सिर्फ या थ्रू आउट द टेन्योर? थ्रू आउट द टेन्योर। अगर आप अपॉइंटमेंट के वक्त तो मेंबर हैं लेकिन बाद में आपने सारे शेयर्स बेच दिए, सारे शेयर्स बेच दिए, तो फिर आप मेंबर नहीं रहेंगे। मेंबर नहीं रहेंगे तो नॉर्मली डायरेक्टर भी नहीं रहेंगे। तो अगर कोई जो क्राइटेरिया दिया था आपने ड्यूरिंग टेन्योर, वो इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाली कोई भी कंडीशन आ जाए तो फिर वो पर्सन डायरेक्टर नहीं रहेगा। जैसे कोर्ट ऑर्डर करते कि भाई ये तो डिफॉल्ट है, डिफॉल्टर है, तो वो जैसे ब्रोकरेज हाउस खोल ले तो फिर वो डायरेक्टर नहीं रहेगा। इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर हो गया। फिर ये आईकैप में प्रवीण कई दफा पूछी है, एब्सेंट हिमसेल्फ, वो एब्सेंट हो जाए कहां से? 3 कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग से, 3 और कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग से विदाउट लीव, दरखास्त दिए बगैर। कोई भी डायरेक्टर अगर जो डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है उससे एब्सेंट हो जाए विदाउट लीव, कितनी मीटिंग से? 3 मीटिंग से, तो वो डायरेक्टर नहीं रहेगा। भाई बताइए एक साल कितनी एनुअल जनरल मीटिंग होती है? कोई नहीं बोलेगा। हाँ एक ही होती है भाई, एनुअल जनरल मीटिंग एक ही होगी। एक साल में डायरेक्टर्स की मीटिंग कितनी होती है? ये प्रेस्क्राइब नहीं किया उन्होंने, ठीक है। एक जगह पे कहते हैं कि क्वार्टर में यानी 3 महीनों में एक होनी लाजमी है, 3 महीनों में एक मीटिंग, बाकी आप हर महीने भी करवा सकते हैं। तो जब भी मीटिंग करवाते हैं डायरेक्टर्स की मीटिंग, डायरेक्टर का होना जरूरी है। अगर कोई डायरेक्टर पहली मीटिंग में भी एब्सेंट, दूसरी मीटिंग में भी एब्सेंट, तीसरी में आ गया, चौथी मीटिंग में भी एब्सेंट, बताइए डिस्क्वालीफाई हो गया कि नहीं? क्योंकि 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग, पहली मीटिंग में एब्सेंट, दूसरी मीटिंग में एब्सेंट, तीसरी मीटिंग में एब्सेंट, डिस्क्वालीफाई हो गया कि नहीं? गलत कंसेप्ट। हम एग्जाम में लिखेंगे अगर तो इसने लीव नहीं दी हुई फिर एब्सेंट होगा, वरना क्या पूरे नंबर नहीं देगा, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने आपको ये तो बताया नहीं लीव दी कि नहीं उसने। तो अगर 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग और लीव के बगैर, फिर भी वो ऑफिस वेकेट हो जाएगा। फिर एक्सेप्ट्स लोन, अगर वो एक्सेप्ट करता है लोन कंपनी से विदाउट अप्रूवल ऑफ मेंबर्स। अच्छा मुझे पावर्स ऑफ डायरेक्टर याद आ रही हैं। क्या डायरेक्टर लोन दे सकते हैं, एडवांस दे सकते हैं दूसरे लोगों को, दूसरी कंपनीज को? दे सकते हैं। अच्छा एक दूसरे को दे सकते हैं? ये आपको पता है नीचे वाले जो 4 पॉइंट एंड पे थे पॉइंट, उनमें लिखा हुआ था कि अगर उन्होंने किसी डायरेक्टर ने लोन लेना है तो वो जनरल मीटिंग यानी मेंबर्स के अप्रूवल के बाद ले सकता है, उसके बगैर नहीं। अगर कोई डायरेक्टर लोन ले विदाउट अप्रूवल ऑफ मेंबर तो फिर क्या होगा? इनएलिजिबल, छुट्टी उसकी, विकेट हो गया ऑफिस। अच्छा कहता है लेकिन ये ध्यान में रखिएगा ये कंडीशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे अप्लाई नहीं होगी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं भला? बैंक्स। यानी बैंक में कोई डायरेक्टर बैंक से खुद लोन ले सकता है, क्योंकि सारी दुनिया को लोन देते हैं। डायरेक्टर कहेगा अच्छा भाई मुझे डायरेक्टर ना समझो, आम बंदा ही समझ लो, आम बंदों की तरह लोन दे दो। तो ये लॉजिकल है।
कि बैंक पे वाकई ये प्रोविजन नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि उनका तो नॉर्मली बिजनेस है ये। अच्छा, लोन या विदाउट अप्रूवल, यहां पे वो कहते हैं उन्होंने इस प्रोविजन को एक्सपेंड किया, उनका खुद लोन ले ले फिर भी डिस्क्वालीफाई। अच्छा, किसी फर्म में पार्टनर है और उस फर्म को लोन दिया गया, कहता है अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में डायरेक्टर है कोई, उसकी कोई पार्टनरशिप फर्म भी है कोई दूसरी, कंपनी ने उस डायरेक्टर को तो लोन नहीं दिया, उसके पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया, बताइए अब ये डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हुआ कि नहीं? डिस्क्वालीफाई हो गया, क्योंकि फर्म को लोन दिया इज इक्वल टू सारे पार्टनर्स को लोन दिया, और सारे पार्टनर्स में वो भी आ जाता है। ठीक, इसी तरह अगर कोई और कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट कंपनी है कोई और उसमें ये डायरेक्टर है, उस कंपनी को लोन दिया, तो फिर भी ये डिस्क्वालीफाइड हो। यानी उन्होंने सिर्फ इस डायरेक्टर को तो कवर किया, डायरेक्टर का अगर कोई और बिजनेस है, पार्टनरशिप या कंपनी, उसको भी कवर कर दिया इस प्रोविजन में। ठीक है, लेकिन ये नॉर्मली आईकैप ने टेस्ट नहीं करता, सिर्फ मेन प्रोविजन जो है, जो उस डायरेक्टर को अगर आप इतना भी याद रखें तो काफी है, लेकिन जहां पे ये याद रख लें, अगर बाकी कर लें याद तो हर्ज कोई नहीं। आईकैप ने टेस्ट नहीं किया इस कंसेप्ट को अभी तक। नेक्स्ट, तो ये बात समझ आ गई लोन वाली। इसके बाद आगे, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्सेप्ट, क्या एक्सेप्ट करता है? लोन लिया तो भी डिस्क्वालीफाइड कंपनी से, एक्सेप्ट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट विदाउट अप्रूवल ऑफ मेंबर। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? ऑफिस कहते हैं असल में हम पोजीशन को, जब हम कहते हैं ना ऑफिस वेकेट हो गया, इसका मतलब है पोजीशन पे वो बंदा अब नहीं रहा, इस पोजीशन पे था। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब, इसका प्रॉफिट का मतलब वो काउंटिंग वाला जहन में ना लेके आइएगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि वो बंदा जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर के साथ साथ किसी ऐसी पोजीशन पे भी अगर है कि जिससे वो कंपनी से कुछ सैलरी ले रहा है, कमीशन ले रहा है, बोनसेस ले रहा है, कुछ ना कुछ पैसे आ रहे हैं उसको, बेनिफिट ले रहा है मॉनेटरी टर्म में, तो हम इसे कहते हैं कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ऐसी पोजीशन जिससे इस डायरेक्टर को, अदर देन डायरेक्टर, कोई ऐसी पोजीशन होल्ड की है जिससे उसको पैसे मिल रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है। कह रहे अगर कोई एक बंदा डायरेक्टर है ना, उसको कंपनी में डायरेक्टर बनाया, वो डायरेक्टर ही रहे, वो कंपनी का एम्प्लॉय ना बने, ओके मैं कंपनी का एम्प्लॉय भी हूं और मुझे एम्प्लॉय की भी सैलरी दीजिए और डायरेक्टर की भी सैलरी दीजिए, वो कह रहे ऐसे नहीं होगा, एक बंदे को एक ही काम की सैलरी मिलनी चाहिए ना। यहां तो वो डायरेक्टर बने या एम्प्लॉय बने, अगर वो दो चीजों से सैलरी ले रहा है, रिम्यूनरेशन ले रहा है, तो फिर लॉ कहते हैं डिस्क्वालीफाइड, ये आप कंपनी को एक तरह से डबल सैलरी ले रहे हैं। कहते हैं हाँ, लेकिन मेंबर्स की अप्रूवल के साथ आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर सकते हैं, मेंबर्स की अप्रूवल के साथ कर सकते हैं। फिर आगे एग्जांपल देता है, एक्सेप्शन। कहते हैं जिस तरह लोन की एक्सेप्शन थी ना, कि कोई भी डायरेक्टर लोन एक्सेप्ट नहीं करेगा विदाउट अप्रूवल ऑफ मेंबर। एक्सेप्शन क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन अप्रूवल के बगैर भी लिया जा सकता है। उसी तरह कोई भी डायरेक्टर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेगा मेंबर्स की अप्रूवल के बगैर। एक्सेप्शन क्या है? मेंबर्स की अप्रूवल जरूरी नहीं है अगर वो डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव हो। आपको पता है कोई डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव बन सकता है कि नहीं बन सकता? ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव कोई भी बंदा बन सकता है, कोई भी पर्सन चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट हो सकता है, वो चाहे डायरेक्टर है चाहे नहीं है, चाहे मेंबर है चाहे नहीं है, चाहे कंपनी का एम्प्लॉय है चाहे नहीं है, कोई भी पर्सन चीफ एग्जीक्यूटिव बन सकता है। तो कहते हैं अगर तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव बनने से पहले डायरेक्टर में से किसी बंदे को चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया, तो वो एक तरह से अब उसकी दो पोजीशन हो गई, डायरेक्टर भी चीफ एग्जीक्यूटिव। कहता है इसकी इजाजत है। इसके अलावा लीगल या टेक्निकल एडवाइजर के तौर पे आपने काम करना है, इसकी भी इजाजत है। इन तीन पोजीशन, चीफ एग्जीक्यूटिव, लीगल एडवाइजर, टेक्निकल एडवाइजर, डायरेक्टर रहते हुए ये पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, ये पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, इसमें मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत नहीं। बाकी कोई भी पोजीशन पे आपने काम करना है कंपनी के,
तो आपको मेंबर की अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। मेंबर्स के अप्रूवल के बगैर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला कंसेप्ट समझ आ गया, ठीक। फिर इसके बाद 3 हमने वेकेशन की एग्जांपल्स पढ़ ली। 4th कह रहा है एडिशनल ग्राउंड। आर्टिकल में कुछ एडिशनल ग्राउंड भी हो सकती हैं जिनमें वो कह सकते हैं कि जी इस सिचुएशन में भी पर्सन जैसे मैं भी एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे हो सकता है आर्टिकल्स में ये लिखा हो कि कोई अगर डायरेक्टर हमारी कंपेटिटर कंपनी में भी डायरेक्टर हुआ तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। अगर इस तरह की, यहां पे उन्होंने नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर आर्टिकल्स में इस तरह की चीज लिख दी जाए तो क्या वो डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा? बिल्कुल कह रहे हो। तो ये हुआ वेकेशन का कंसेप्ट। फिर सुन लीजिए, वेकेशन का मतलब क्या है कि डायरेक्टर के अपने किसी एक्ट की वजह से वो डायरेक्टर ना रहे। फॉर एग्जांपल, इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में से कोई भी काम कर ले जो लॉ ने मना किए हैं। 3 कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग से एब्सेंट हो विदाउट लीव, लोन एक्सेप्ट कर लिया विदाउट अप्रूवल ऑफ मेंबर, या कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर लिया विदाउट अप्रूवल ऑफ, इसकी एक्सेप्शंस भी है। क्लियर? अच्छा, एक छोटा सा कंसेप्ट बताइए। वैसे कोई मतलब एग्जाम्पल सिर्फ बता रहा हूं आपको, कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन या एसोसिएशन जो वो मकसद नहीं है। फर्ज कीजिए कि पाकिस्तान के किसी प्रेसिडेंट कर लेता है। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने चाइना के प्रेसिडेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया सीपैक का, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान का बना है ये सही तरीके से नहीं बना, इसको जो है वो ये डिस्क्वालीफाई हो गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। भी इसकी अपॉइंटमेंट ही सही नहीं हुई थी, ठीक है, इसकी अपॉइंटमेंट ही सही नहीं हुई थी, डिस्क्वालीफाई कर दिया। क्या पाकिस्तान और इस डिस्क्वालिफिकेशन का असर पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सीपैक का उस पर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ठीक है। हालांकि चाहे वो अपॉइंटमेंट गलत तरीके से हुई थी, लेकिन लॉ आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट करता है। वो कहता है कंपनी के अंदर जो इरेगुलरिटीज हो रही हैं इसकी वजह से आउटसाइडर्स को कोई इफेक्ट नहीं होना। आउटसाइडर ये थोड़ी कहेगा, किसी भी डायरेक्टर के साथ कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कहे भाई अपनी अपॉइंटमेंट सारा प्रोसीजर मुझे दिखाओ, तुम्हारी अपॉइंटमेंट सही हुई है कि नहीं हुई। इसीलिए अगर पता चलता है कि कोई डायरेक्टर ऐसा था जिसके पास अपना नेशनल टैक्स नंबर नहीं था, उसने जाली कोई नेशनल टैक्स नंबर दे दिया, ठीक है, उसके पास अपना, या वो डिफॉल्टर था उसने हमें नहीं बताया, या कोर्ट ने उसे सजा दी थी कहीं उसने हमें नहीं बताया, और वो पॉइंट हो गया। पॉइंट होने के बाद 3, 4, 5 महीने तक काम करता रहा, लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता रहा, बाद में पता चला डिस्क्वालीफाइड आई है। बताइए क्या उसका क्या स्टेटस होगा? पहले तो डायरेक्टर का स्टेटस बताए। उस दिन के बाद से वो कोई डायरेक्टर नहीं रहा, डायरेक्टर बनने होने की कोई पावर एक्सरसाइज नहीं करेगा। अच्छा, ये तो हो गया उसका स्टेटस। उसने जो पिछले 3, 4, 5 महीनों में कॉन्ट्रैक्ट किए हैं उनका क्या स्टेटस है? वो याद रखे वैलिड है, वैलिड है। इसे कहते हैं पास्ट एक्ट्स ऑफ डिफेक्टो डायरेक्टर्स आर वैलिड। डिफेक्टो डायरेक्टर ऐसे डायरेक्टर को कहते हैं जिसकी अपॉइंटमेंट में डिफेक्ट हो, जिसकी अपॉइंटमेंट में डिफेक्ट हो, उसे कहते हैं डिफेक्टो डायरेक्टर। तो रूल क्या है हमारा? पास्ट एक्ट्स ऑफ डिफेक्टो डायरेक्टर्स आर वैलिड। लेकिन पास्ट एक्ट, फ्यूचर एक्ट नहीं। जब पता चल गया कि ये बंदा डिस्क्वालीफाइड है, उसके बाद अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फिर वो वैलिड नहीं होगा, लेकिन पास्ट एक्ट्स वैलिड है। ये तो हो गया हमारा वेकेशन का कंसेप्ट। अब चलते हैं रिमूवल का। पहली चीज कहता है एक कंपनी के 12 डायरेक्टर हैं, 11 डायरेक्टर मिलके 12वें डायरेक्टर को रिमूव करना चाहते हैं, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सारे डायरेक्टर्स की पावर इक्वल है, इसीलिए कोई भी डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर को रिमूव नहीं कर। तो फिर कौन कर सकता है? बाकी मेंबर्स ही रह जाते हैं। लेकिन यहां पे देखिएगा, आपने एक टर्म सुनी होगी, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। एक होता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है।
वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। फर्ज कीजिए कि असेंबली में रेजोल्यूशन जमा करवाई गई कि हमें प्राइम मिनिस्टर पे अब एतमाद नहीं रहा, इनको बदल देना चाहिए, अब वोटिंग होगी, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन अगर लॉ ने यह लिखा हो कि इस सिचुएशन में अगर प्राइम मिनिस्टर ने 100 वोट ले लिए तो ये रेजोल्यूशन खत्म। अब देखा जाएगा कि कितने लोग प्राइम मिनिस्टर पे एतमाद करते हैं। अगर तो जो तादाद लॉ ने बताई है प्राइम मिनिस्टर के पास वो तादाद है तो वो रेजोल्यूशन रिजेक्ट हो जाएगी। फर्क देखिएगा, नॉर्मली हम देखते हैं किसी रेजोल्यूशन को पास करने के लिए कि इसके हक में कितने वोट्स है, क्या मेजॉरिटी मिल गई कि नहीं। नॉर्मली हमारा डिसीजन होता है कि इस रेजोल्यूशन के हक में मेजॉरिटी मिली कि नहीं मिली। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर के केस में वो ये नहीं हमें तादाद बता रहे कि कितने लोग होने चाहिए जो ये कहें डायरेक्टर को रिमूव कर दो तो इसको रिमूव कर दिया जाए। वो इसको इनडायरेक्ट एंगल से, दूसरे एंगल से बता रहा है। वो ये नहीं मैं एक डायरेक्टर को रिमूव करना चाह रहा हूं तो सूली तौर पे तो लॉ को ये बताना चाहिए था मुझे कि भाई तुम्हारे पास कितने शेयर होल्डिंग, कितने वोट होंगे तो कि तुम इसको रिमूव कर सकते हो। लॉ मुझे नहीं बता रहा, लॉ इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है भाई तुम्हारे पास कितने वोट्स होंगे तो तुम इस रेजोल्यूशन से बच सकते हो। पॉइंट ऑफ व्यू समझा आपने, इनडायरेक्ट। वो कहते हैं जी अगर मेंबर्स ने डायरेक्टर को रिमूव करना है तो कर सकते हैं, कहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, जनरल मीटिंग बिल्कुल कर सकते, लेकिन कहता है डायरेक्टर उस वक्त रिमूव नहीं होगा, नॉट टू बी रिमूव्ड, कब, इफ नंबर ऑफ वोट्स, नोट कीजिए यहां वोट्स लिखा है, शेयर्स नहीं लिखा, नंबर ऑफ वोट्स अगेंस्ट रेजोल्यूशन, फेवर में नहीं, अगेंस्ट रेजोल्यूशन। अब जाहिर है अब जिस डायरेक्टर की, फर्ज कीजिए हमने डायरेक्टर नंबर 6 को रिमूव करना है, अब जब पता चल गया डायरेक्टर नंबर 6 को रेजोल्यूशन आ गई, मीटिंग होने वाली है 15 दिन बाद और इसमें मुझे रिमूव करने की रेजोल्यूशन पास की जाएगी, तो डायरेक्टर कोशिश करेगा कि वो अपनी फेवर के शेयर होल्डर्स को इकट्ठा करे। लॉ तादाद बता रहा है यहां पे कि कितने वोट्स इसको मिल गए तो फिर ये रेजोल्यूशन वेस्ट हो जाएगी। किसके, ये तादाद किसके पॉइंट ऑफ व्यू से भला, डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है वोट कितने होने चाहिए, कहता है डिपेंड करता है कि डायरेक्टर इलेक्टेड है या अपॉइंटेड है, ठीक है। यानी फर्क क्या हुआ, इलेक्टेड का मतलब एजीएम में इलेक्शन के जरिए से अपॉइंट हुआ है, अपॉइंटेड का मतलब जैसे फर्स्ट डायरेक्टर वो इलेक्शन के जरिए से नहीं आता, कैजुअल वैकेंसी इलेक्शन के जरिए से नहीं आते, अनअपोज्ड डायरेक्टर ये भी इलेक्शन के जरिए से नहीं आते। इसीलिए हमने इलेक्टेड के लिए अलहदा प्रोविजन और अदर केसेस जितने भी है जिन्हें हम कह सकते हैं कि अपॉइंटेड डायरेक्टर्स के लिए अलहदा केस। इलेक्टेड का सुने, आपको याद है कल मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टर का इलेक्शन कैसे होगा, उसमें सारे वोट्स देंगे किसी भी रेशो से, उसमें फिर टॉप से काउंट करना शुरू करते हैं, टॉप 1 जो फर्स्ट नंबर पे वो डायरेक्टर, सेकंड नंबर पे डायरेक्टर, थर्ड पे डायरेक्टर। अगर 10 डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं तो टॉप 10% जो हैं उनको डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया जाएगा, ऐसे ही था। और मैंने आपको 2 कंसेप्ट बताए थे, पहला कंसेप्ट पहले नंबर वाला डायरेक्टर और 10वें नंबर वाला डायरेक्टर दोनों की पावर्स इक्वल है, और दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था कि लास्ट डायरेक्टर्स के वोट्स को जितने मिले उसको आपने जहन में रखना है। यहां पे कह रहा है अगर उस डायरेक्टर ने जो रिमूव होने जा रहा है इतने वोट्स इकट्ठे कर लिए जो किसके इक्वल हैं, लास्ट नंबर जो क्वालिफाई हुआ था डायरेक्टर उसके वोट्स के बराबर, तो फिर ये रेजोल्यूशन वेस्ट। अब चाहे बाकी सारे के सारे मेंबर कहें नहीं भैया इसको रिमूव करना चाहिए, इसको रिमूव, और हो सकता है उनकी तादाद ज्यादा हो सकता है उनकी तादाद ज्यादा, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, इस केस में रेजोल्यूशन रिजेक्ट हो जाएगी। ये क्लियर हुई बात। अच्छा मुझे बताइए, एजे में इलेक्शन हुआ, पहले नंबर वाले को मिले 10 लाख वोट, दूसरे वाले को 9 लाख, फिर 8, फिर 7, आखिरी जो था फर्ज कीजिए उसको 1 लाख वोट मिले। हमने जो 5वें नंबर वाला डायरेक्टर था जो 5 लाख वोट लेके कामयाब हुआ था उसको रिमूव करना है।
इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट उस डायरेक्टर ने कितने वोट लेके आने? 1 लाख। 1 लाख सबके लिए मिनिमम जो लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स हैं वो रूल लगेगा। ये तो हो गया इलेक्टेड। अब बताइए अगर डायरेक्टर इलेक्ट नहीं हुआ क्या उसमें ये रूल लग सकता है? उसमें तो रूल लगे क्योंकि उसमें तो इलेक्शन हुआ ही नहीं। इलेक्शन हुआ ही नहीं तो लीस्ट नंबर ही नहीं है हमारे पास। कहता है उसमें फिर कितने वोट्स लेने हैं इस डायरेक्टर ने डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए। कहता है ये फार्मूला देख लो। अच्छा फार्मूला है मुश्किल लेकिन आसान बात उसने घुमा के की हुई है। ठीक है, हम इस फार्मूले को बेहतर है कि याद कर लें। ठीक है, याद कर लें। आसान कंसेप्ट क्या है? आसान कंसेप्ट ये है कि अगर तो फर्स्ट डायरेक्टर या कैजुअल वैकेंसी अनअपोज्ड है तो अगर 8 डायरेक्टर हैं तो 100%, इसका मतलब है एक डायरेक्टर के पास ऑन एवरेज कितने % शेयर होल्डिंग हुई डायरेक्टर बनने के लिए? याद है? 100 डिवाइडेड बाय 8 कितने % शेयर होल्डिंग बनती है? 12.5। 12.5। अगर इसके पास 12.5% शेयर होल्डिंग है तो फिर ये वोट्स हैं उसके इक्वल, तो फिर इसको रिमूव नहीं किया जा सकता। ये प्रोविजन लॉजिकल है ना? बात समझ आ रही? फिर से सुने। अगर केस इलेक्शन वाला है तो मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स वाला रूल अप्लाई होगा। इलेक्शन में अपॉइंटमेंट नहीं हुई, फर्स्ट डायरेक्टर का केस है, कैजुअल वैकेंसी अनअपोज्ड का, तो कहता है अगर ये डायरेक्टर रिमूवल से बचना चाहता है कितने वोट्स ले? रिक्वायर्ड शेयर होल्डिंग के बराबर। डायरेक्टर बनने के लिए जो रिक्वायर्ड शेयर होल्डिंग थी उसके बराबर वोट ले तो फिर ये रिमूव नहीं किया जाएगा। ये कंसेप्ट समझ आया? अब रिक्वायर्ड शेयर होल्डिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको पता है, लेकिन लॉ ने उसी चीज को दूसरे एंगल से बताया। उसने कहा जी ये डायरेक्टर तब रिमूव नहीं होगा जब ये अपने हक में यानी रेजोल्यूशन के अगेंस्ट, अपने हक में का क्या मतलब है? रेजोल्यूशन के अगेंस्ट इतने वोट ले कितने? कहता है जो ये फार्मूले से निकले, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्टर्स अपॉइंट कितने किए गए थे एजीएम में, सॉरी इस केस में टोटल डायरेक्टर अपॉइंट कितने किए गए थे डिवाइडेड बाय डायरेक्टर्स फॉर द टाइमिंग। इस वक्त कितने डायरेक्टर हैं? नॉर्मली याद रखें डायरेक्टर्स अपॉइंटेड और डायरेक्टर्स फॉर द टाइमिंग सेम होंगे, लेकिन अगर कोई डायरेक्टर मर गया है, अगर कोई तो फिर ये नीचे वाली जो अमाउंट है ये कम होके 7 हो जाएगी। अगर ये 8 है तो ये 7 हो जाएंगे, 10 है तो 9 हो जाएंगे। और अहम चीज वहां पे मैंने आपसे कहा था वोट्स, यहां पे क्या है? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल। तो इसका जो आंसर आएगा उतने वोट्स लेने होंगे इस बंदे में। भाई कंसेप्ट समझ आया? नहीं समझ आया? लॉ का कोई आपको बताया ना, लॉ का कोई कंसेप्ट पास्ट पेपर्स की डिस्कशन के बगैर समझ आता ही नहीं है। तो पहले बताइए कि इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन कर लें, बाकी क्वेश्चन कल कर लें कि अभी सारे कर लें? हाँ, ये ICAP के क्वेश्चन बैंक में बहुत अच्छा क्वेश्चन उसने बनाया था। ये है हमारा क्वेश्चन 29 लालाजार लिमिटेड वाला, ICAP के क्वेश्चन बैंक में है क्वेश्चन 135 और 137। ये वाला कर लेते हैं। बाकी क्वेश्चन आप घर से रीड करके आएंगे, कल इनको डिस्कस करेंगे हम बाकी के क्वेश्चंस को। इस वक्त क्वेश्चन 29 को डिस्कस कर रहे हैं। कह रहा है लालाजार लिमिटेड ए पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी हैज ए पेड अप कैपिटल ऑफ ₹100 million, पेड अप कैपिटल कंसिस्टिंग ऑफ शेयर्स हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹10 each। जरा बताइए नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए? 10। साइड पे लिख लें शायद काम आ जाए, साइड पे लिख लें शायद नंबर ऑफ शेयर्स काम आ जाए किसी कैलकुलेशन में। कह रहा है लास्ट इलेक्शन ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाज हेल्ड ऑन April 15, 2008 इन विच 8 डायरेक्टर्स वर इलेक्टेड। 8 को भी अंडरलाइन कर लें कि इलेक्शन हुआ था, 8 डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए। हमने कहा ठीक है।
अच्छा, यह एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं पूछ लूं आपसे, क्वेश्चन से ताल्लुक नहीं, इस क्वेश्चन से एक्स्ट्रा जहन में आया। वैसे आप बता सकते हैं कि उस मीटिंग में जिसमें इलेक्शन हुआ, वोट्स की टोटल तादाद कितनी थी? वोट्स की, शेयर की नहीं पूछ रहा। 10 मिलियन तो शेयर्स है मेरे भाई, शेयर्स और वोट डिफरेंट कंसेप्ट है, यही बताना था। हाँ 80 मिलियन, शाबाश। वो मीटिंग में डायरेक्टर के इलेक्शन के लिए जो वोट काउंट करते हैं कैसे करते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्टर्स टू बी अपॉइंटेड। तो 8 ही करने थे उन्होंने, 80 मिलियन। 10 मिलियन शेयर्स हैं मल्टीप्लाइड बाय 8 डायरेक्टर्स टू बी अपॉइंटेड, 80 मिलियन। बहरहाल ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। 4 ऑफ द डायरेक्टर्स बिलोंग टू द सेम फैमिली, 4 डायरेक्टर सेम फैमिली से, ठीक है। रिमेनिंग डायरेक्टर्स वर मिस्टर जावेद, मिस्टर बदर, मिस्टर कासिम एंड मिस्टर दाऊद, 4 बंदे थे। दे सिक्योर्ड 6,600,000, 350, 480, 220,000 वोट्स रिस्पेक्टिवली। उसने 4 डायरेक्टर्स बताए, तरतीब से उनके वोट्स बता दिए। बता सकते हैं कि रिमेनिंग डायरेक्टर ने इनसे ज्यादा वोट लिए होंगे कि कम? कि हम नहीं बता सकते? हम बता सकते हैं कैलकुलेशन के बाद। क्वेश्चन में उसने नहीं पूछा, लेकिन यह आज आपकी छोटी सी होम असाइनमेंट है। घर जाके आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि अदर जो 4 डायरेक्टर सेम फैमिली के थे, उनके वोट से इनसे ज्यादा थे कि कम थे? उनसे ज्यादा होंगे, कैलकुलेशन में ज्यादा आएंगे। आगे चलते हैं। बज़ाहिर 80 लाख वोट थे, अगर 6 लाख इनके, 3.5 लाख इसके, 4 लाख 80, 2 लाख 20, तो बाकी कहां पूरे होते हैं? 80 मिलियन थे बाल। आगे, रिमेनिंग वोट्स वर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 4 डायरेक्टर्स ऑफ फैमिली। मिस्टर जावेद डाइड ऑन May 30, 2008 एंड मिस्टर असलम वाज अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर ऑन June 15, 2008 टू फिल इन द कैजुअल वैकेंसी। ठीक है, कैजुअल वैकेंसी फिल कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं ना, और विद इन टाइम की ना उन्होंने जी। हाँ अनलिस्टेड, हाँ बिल्कुल। ये कंपनी हमारी कौन सी है? अनलिस्टेड है। अनलिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है, और उसमें टाइम नहीं बताया। लिस्टेड कंपनी के केस में उसने हमें टाइम कितना डेज है? 90 डेज। लिस्टेड कंपनी होती तो फिर भी विद इन टाइम था। अब आते हैं रिक्वायरमेंट की तरफ। केस समझ लिया आपने? 8 डायरेक्टर बताए हैं उसने, 4 डायरेक्टर्स के वोट बता दिए, 1 डायरेक्टर मर गया, उसकी जगह पे दूसरा डायरेक्टर आ गया। ये कहानी यहां तक हमारी चली। रिक्वायरमेंट, इज लालाजार लिमिटेड इन कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स? बताइए। बिल्कुल। अब लेकिन सिर्फ यस नहीं लिखना, बताना है अनलिस्टेड लालाजार अनलिस्टेड कंपनी है, मिनिमम डायरेक्टर 3 रिक्वायर्ड होते हैं, चूंकि इसके 8 हैं इसलिए कंप्लाई कर रहे हैं। सिर्फ यस का लफ्ज नहीं लिखना, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। आगे, हु शैल फिक्स द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड एंड बाय व्हाट टाइम सच नंबर शुड बी फिक्स्ड? हु शैल फिक्स द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड? एग्जिस्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स shall fix the number by what time? 35 days नहीं लिखना, at least 35 days before relevant general meeting. Is it possible for the company to change the number of directors once fixed? With approval general meeting. ठीक है, ये तादाद चेंज की जा सकती है। 4 क्वेश्चन है, 4 नंबर के साथ पूछ लिए। चलिए आगे चल रहे हैं। बी, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू फिल द कैजुअल वैकेंसी इन द बोर्ड एंड व्हेन वुड मिस्टर असलम्स टर्म ऑफ ऑफिस बी कंप्लीटेड? हु इज रिस्पॉन्सिबल टू फिल द कैजुअल वैकेंसी इन द बोर्ड? अच्छा, बोर्ड किसको कह रहा वाला? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही फिल करेंगे। टर्म क्या होगी इसकी? जो रिमेनिंग, जिसकी जगह पे अपॉइंट हुआ उसका जो रिमेनिंग टर्म था। सी सबसे अहम क्वेश्चन जिसके लिए सिलेक्ट किया था। द कंडीशन रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड इफ ए पर्सन डिजायर्स टू रिमूव द फॉलोइंग डायरेक्टर्स, मिस्टर असलम, मिस्टर बदर। मिस्टर असलम और मिस्टर बदर में क्या फर्क है? मिस्टर असलम है कैजुअल वैकेंसी, कैजुअल वैकेंसी का केस, अपॉइंटेड इन कैजुअल वैकेंसी वाला है, और मिस्टर बदर कौन है? यानी रिमूवल का केस इधर आ जाना है हमने। ये फार्मूला लगेगा मिस्टर बदर पे और ये फार्मूला लगेगा मिस्टर असलम पे। बताइए, बदर के लिए रिमूव करना चाहते हैं, क्या कंडीशंस हैं?
अच्छा हम बताएंगे इसको बदर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बदर के, क्योंकि लॉ ने उसी तरह बताया है। हमने कहा है रिमूव किया जा सकता है बाय रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, ये बात लिख देंगे। इसके बाद आगे रेजोल्यूशन जो है इफेक्टिव नहीं होगी, डायरेक्टर्स रिमूव नहीं होगा अगर नंबर ऑफ वोट्स अगेंस्ट रेजोल्यूशन इक्वल आर एक्सीड लीस्ट। प्रोविजन लिख देंगे। इसके बाद बताइए अपना आंसर, ये तो प्रोविजन लिख दी ना हमने, कितने वोट्स अगर बदर के पास होंगे तो रिमूव नहीं किया जाएगा। हाँ लेटेस्ट जो कितने यहाँ पे 220,000। इसका मतलब है अगर बदर के पास 220,000 वोट्स या इससे ज्यादा वोट्स हुए तो फिर बदर को रिमूव, वरना बदर को जनरल मीटिंग में रिमूव किया जा सकता है। मिस्टर असलम के वोट्स कैलकुलेट कीजिए। मिस्टर असलम के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 10 मिलियन। 10 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्टर्स कितने अपॉइंट हुए? 8। अच्छा इस वक्त कितने हैं? इस वक्त भी 8 है। एक मर गया था लेकिन कैजुअल वैकेंसी फिल कर दी, उन्होंने, तो अभी भी 8 है। तो कितने आए? 10 मिलियन। लेकिन ये 10 मिलियन शेयर्स नहीं है, ये 10 मिलियन वोट्स हैं। ये 10 मिलियन वोट्स हैं, शेयर तो ये हैं 10 मिलियन शेयर्स। कैलकुलेशन क्लियर हुई है? चलिए गुड, ये था हमारा आज का। बाकी आपने क्वेश्चन जो है 22 से 28 तक घर से रीड करके आने हैं। अच्छा अगर आपको इस कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो, आई कैप की बुक में एक अच्छी कैलकुलेशन दी हुई है उसने, वो इसी क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। अगर आप मजीद प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आई कैप के जो स्टडी टेक्स्ट है, आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में एक इलस्ट्रेशन उसने दी है, वो भी इसी तरह की कैलकुलेशन है, वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो अच्छी इलस्ट्रेशन है जी। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं जी। टेस्ट का सिलेबस आपको अनाउंस नहीं किया गया? अच्छा टेस्ट आपका इस वीक में नहीं, नेक्स्ट वीक में होगा। ये रिजल्ट आया इस वीक में, इस वजह से इस वीक में कोई टेस्ट नहीं हो रहा। नेक्स्ट वीक में टेस्ट होगा। इसमें चैप्टर 24 हो चुका है हमारा जी। 24 नहीं हुआ, हाफ हुआ है, पूरा नहीं हुआ।